दोस्तों नमस्कार। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात का दौरा किया था और इस दौरे में उन्होंने द्वारका को भेंट दी। हम सब जानते हैं, ये मान्यता है कि गुजरात में जो द्वारका है वो महाभारत कालीन द्वारका है, ऐसी मान्यता है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने स्कूबा डाइविंग की। पंचकुई नाम की एक बीच है, उस बीच पे वो गए और उन्होंने वहाँ पर स्कूबा डाइविंग की और स्कूबा डाइविंग करके नीचे जो पुरातन स्थल है जिसे द्वारका के नाम से जाना जाता है, उस स्थल को उन्होंने विज़िट किया। तो ये क्योंकि ये करंट घटना है, रिसेंट घटना है, तो इस वजह से और क्योंकि हमारा भी इतिहास में ज़्यादा रुचि है हमारी, तो इस वजह से द्वारका के बारे में जानने की, चाहे वो उसकी दंतकथाएँ हों, चाहे वो उसकी पुराणों में उसका उल्लेख हो, उसके कई नाम हो, चाहे उसके नाम के कई अर्थ हो, चाहे वो किसने बनाई, कैसे उजड़ी, क्या क्या वहाँ हुआ, कृष्ण कितने साल तक वहाँ रहे, चाहे कोई भी बात हो, द्वारका के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ गई है। इसलिए ये वीडियो द्वारका के ऊपर आधारित है। द्वारका वर्तमान में जो गुजरात में कच्छ के पास की जगह है, तो वर्तमान द्वारिका से लगभग 9 किलोमीटर अंदर 100 मीटर नीचे ये पानी में डूबी हुई द्वारका हमें नज़र आती है। कई रिसर्च इसके ऊपर हुए हैं, कई आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस भी हुए हैं। आर्कियोलॉजी में एक विशेष शाखा है जिसको मराइन आर्कियोलॉजी कहते हैं। ये पानी में जो पुरातन स्थल होते हैं उनकी खोज करने का जिम्मा इनके ऊपर होता है। तो द्वारिका ये इस वजह से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है क्योंकि इसके ऊपर अध्ययन करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है। ज़मीन के ऊपर की मिट्टी को हटाना बहुत आसान हो जाता है, उसको संजोए रखना, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन करना बहुत आसान होता है। लेकिन पानी के अंदर की, खास करके समुंदर के खारे पानी की जो परतें बनती है, उस वजह से डिकेइंग जो होता है समुंदर में वो ज़रा फास्ट होता है। तो इस वजह से ये द्वारका जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक खास महत्व रखता है। तो आइए द्वारका के बारे में जानते हैं कि द्वारका, इस नाम से ही हम समझ सकते हैं कि द्वारका द्वारों का शहर है। ऐसा कहा जाता है कि उसके शहर के सराउंड करके शहर को बहुत बड़ी बड़ी दीवारें थी और उन दीवारों में कई द्वार थे, जिस वजह से इसको द्वारका ये शब्द, ये नाम दिया गया है। यह दीवार आज भी जो समुंदर के अंदर जो उत्खनन हुए हैं उसमें ये दीवारों के अवशेष पाए गए हैं। भारत में सप्त नगरियों की बात होती है तो उसमें द्वारका एक है। इन सप्त नगरियों में मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांची और अयोध्या, इनके साथ द्वारिका को 7वीं नगरी करके पहचाना जाता है। इनका धार्मिक महत्व जो है ये बहुत ज़्यादा है। 4 धामों में भी द्वारका का, सोमनाथ का, द्वारका का समावेश होता है। लेकिन कृष्ण का और द्वारका का क्या संबंध हो सकता है? तो एक आख्यायिका है, एक कहानी है इसके पीछे। ऐसा कहते हैं कि जब कृष्ण ने कंस का वध किया था, अपने मामा, उनके जो मामा थे उनका जो वध किया था, उसके बाद
अपना यादव वंश जो है वो उनका जो वंश है वो जरासंघ की जो चेतावनी थी, जरासंघ ने बीड़ा उठाया था कि यादव वंश को ख़त्म कर देंगे, तो उस वजह से वो मथुरा के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक करता रहता था, बहुत तकलीफ़ लोगों को देता रहता था। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने यादव वंश को वहाँ से मथुरा से निकालकर ये जो द्वारिका है, हालांकि यहाँ पर ये द्वारिका खंडहर हो गई थी, इस खंडहर हुई द्वारिका को फिर से बसाने का काम श्री कृष्ण ने किया। कृष्ण ने अपने 18 जो कुल बंधु थे, उन 18 कुल बंधुओं को लेकर वे द्वारिका में आए और लगभग 36 सालों तक द्वारिका में रहे। यहाँ से पूरे देश को चलाया उन्होंने। यहाँ से उन्होंने महाभारत का जो प्रसिद्ध युद्ध है कुरुक्षेत्र का, वो भी संचालित किया। यहीं से वो महाभारत के अनेक घटनाओं में शामिल रहे हैं। तो 36 वर्षों तक यहाँ पर रहने के बावजूद द्वारिका बाद में नष्ट होने की कगार पर आ गई। द्वारिका के समुद्र में डूब जाने और यादव कुलों के नष्ट हो जाने के बाद कृष्ण के प्रपौत्र जो थे, उनका नाम वज्र था, जो बाद में वज्रनाभ भी हुआ। कुछ जगह इनको वज्रनाभ भी कहा जाता है। ये वज्रनाभ द्वारिका के यदुवंश के अंतिम शासक थे। यादवों के ये द्वारिका का जो वंश चल रहा था, द्वारिका का जो साम्राज्य था, उस साम्राज्य के ये अंतिम शासक थे। कौन? वज्रनाभ, जो यदुओं की आपसी लड़ाई में जीवित बच गए थे। द्वारिका के समुद्र में डूबने पर अर्जुन द्वारिका वहाँ चले जाते हैं और जो बचे कुचे जो महिलाएं होती है या जो वज्र है, इनको वापस वो हस्तिनापुर लेके चले जाते हैं, इनके यदुवंश को, इनके यादव वंश को बचाने के लिए। फिर वहाँ से वो डिक्लेयर करते हैं कि ये वज्रनाभ जो है ये मथुरा के अब शासक के रूप में जाने जाएंगे। अब ये तो नष्ट होने की कहानी थी द्वारिका की, लेकिन द्वारिका के नष्ट होने की एक पौराणिक कथा भी सुनाई जाती है। कौरवों का पांडवों के साथ जब युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र का, उस युद्ध के बाद महारानी गांधारी जो थी वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई थी, ये जानकर कि कृष्ण जैसे व्यक्ति ने कौरवों के 100 भाइयों को ख़त्म करने में अपना सहयोग दिया। एक माँ थी और माँ श्राप भी दे सकती है जब बात उसके बेटों की पर आए। तो उन्होंने श्राप दिया और ये कहा था कि जैसे तुमने मेरा वंश खत्म किया, उसी तरह एक दिन यदुवंश भी, तुम्हारा वंश भी खत्म हो जाएगा। और इसी श्राप को मद्देनज़र रखते हुए कई कालांतर बाद द्वारिका भी खत्म हुई। द्वारिका पर राज करने वाले यादव वंश जो थे वो भी खत्म हो गए। इसी के साथ एक और पौराणिक कथा भी आती है मार्कंडेय पुराण के अनुसार। इसमें बताया गया है कि द्वारिका जो है वो रायवतक की जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ पर स्थित है, इसका लोकेशन बताया गया है। और मूल द्वारिका जो है वो आज का जो शहर है द्वारका, इससे लगभग 200 किलोमीटर दूर जूनागढ़ के पास जो गिरनार की पहाड़ियाँ हैं उस पर स्थित है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा मतलब मार्कंडेय पुराण के अनुसार ये बोला गया है। तो ये तो पौराणिक बातें थी, ये पौराणिक कथाएं थी, ये वो चीज़ें थी जिसका ऐतिहासिक प्रमाण नहीं दिया जा सकता।
हाँ, द्वारिका के मिलने की वजह से, द्वारिका के अवशेषों के मिलने की वजह से ये डिबेट अब शुरू हो रही है, और जिन जिन लोगों ने द्वारिका के ऊपर काम किया है उनके काम को फिर से एक बार परखने की, जांच करने की का वक्त आ गया है। तो इन्हीं में से एक पुलसाकर नाम के व्यक्ति थे, विद्वान थे। इन्होंने 1943 में 43 में हिस्टोरिसिटी ऑफ कृष्णा, कृष्ण की ऐतिहासिकता, ये एक निबंध लिखा था। अब इस निबंध के टाइटल से ही हमें समझ में आता है कि ये कृष्ण के ऐतिहासिक होने के प्रमाण को बताएगा, उन प्रमाणों की जांच करेगा। तो उन्होंने फिर ये जो आज की वर्तमान द्वारिका है, यही महाभारत कालीन द्वारिका है, इस बात के उस निबंध में प्रमाण भी दिए। उन्होंने ये एक्सेप्ट किया। इसी के साथ एच.डी. सांकलिया, जो प्री हिस्टोरिक एक्सकेवेशंस में काफ़ी इन्वॉल्व रहे, जिनका आर्कियोलॉजी में, इंडियन आर्कियोलॉजी में काफ़ी ऊंचा नाम है, उन्होंने भी महाभारत कालीन द्वारका को वर्तमान द्वारका से रिजेंबल किया। उन्होंने भी ये एक्सेप्ट किया है कि हाँ, ये वही द्वारिका है जिसका जिक्र महाभारत में किया गया है। इसी के साथ फिर अन्य तरह की खुदाइयाँ हुई है, अन्य तरह की एक्सकेवेशंस, जैसे शुरुआत में कहा गया, मैंने कहा था कि मराइन आर्कियोलॉजी की बात की थी। मराइन आर्कियोलॉजी एक सेपरेट ब्रांच है, उन्होंने जो रिसर्च इसके ऊपर की और अब तक जो जारी भी है। इन्हीं के साथ साथ एक 1963 में पहली बार डेक्कन कॉलेज ने एक खुदाई की थी, और मंदिर जो वहाँ पर उपस्थित है अभी द्वारका में, उसके अगल बगल के एरिया में, आसपास के एरिया में वहाँ पर खुदाई की गई। अब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, इस वजह से बहुत ज़्यादा एरिया में खुदाई नहीं हो सकती थी, इसलिए बहुत कम एरिया में खुदाई हो पाई। लेकिन फिर भी ये प्रमाण मिल गया कि 2000 साल पहले से यहाँ पर बस्तियाँ बसती आ रही है। इस प्रमाण को काफ़ी महत्व दिया गया, क्योंकि ये 19 आज़ादी के बाद का प्रमाण था, और इसलिए ये हमारे लोगों ने किया हुआ, फॉरेनर्स का या ब्रिटिशर्स का इसके ऊपर कोई असर नहीं था, इसका एक प्रमाण था। इसलिए इस रिसर्च को काफ़ी पुख्ता रिसर्च के तौर पर माना गया है। समुद्री जो मराइन आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, उन्होंने भी कई तरह के रिसर्च इसके ऊपर किए, और उन्होंने पानी के अंदर 200 पत्थर के हल जो थे वो पाए गए। वहाँ पर पानी के अंदर पत्थर की अनेक तरह की संरचनाएं पाई गई, चाहे वो अलग अलग आकार के पत्थर हो या मंदिरों पे चढ़ने वाले, मंदिरों पर रखे जाने वाले स्तंभ के तौर पर के पत्थर हो। ऐसे अनेक तरह के पत्थरों के वहाँ पर अवशेष मिले हैं। पत्थर की मूर्तियाँ भी मिली है, मिट्टी के बर्तन, कई सिक्के, तांबे के सिक्के कई मिले हैं। और उनकी डेटिंग करना जो है वो बहुत थोड़ा मुश्किल जाता है, क्योंकि ये उस समुद्र के पानी का जो प्रभाव आता है, इस वजह से उसके ऊपर, उस वस्तु के ऊपर, पुरातन वस्तु के ऊपर डेटिंग का थोड़ा सा मसला जो है वो क्रिटिकल हो जाता है। जब खुदाई की बात आई तो द्वीप द्वारका, नागेश्वर, पिंडारा, गोपी तालाब, ऐसे पूरे क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए उसको द्वारका कहा गया है। द्वारका मतलब कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है जहाँ पर खुदाई की जाए और सत्य जो है वो बताया जाए। द्वारका, नागेश्वर, पिंडारा, गोपी तालाब जैसे कई जगहों को मिलाकर एक बनाया गया है। ये 30 किलोमीटर के अंदर के दायरे में आता है, ये खास बात है।
द्वीप द्वारका में हमारी खुदाई के दौरान ये विद्वान कहते हैं कि ऐतिहासिक काल की यानी लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी गौतम बुद्ध के काल से तो 6ठी शताब्दी ईस्वी तक यानी गुप्त काल तक के साक्ष्य जो है वो वहाँ पर मिले हैं। द्वारका द्वीप से दूसरी और हमें हड़प्पा काल के जो यानी लगभग 2000 साल पहले ईसा पूर्व 2000 साल पहले के भी साक्ष्य मिलते हैं। उनके क्या साक्ष्य मिलेंगे? उनके जो बर्तन हैं, उनकी बर्तनों की जो स्पेशलिटी होती है या उनकी जो चित्रकलाएं होती है वो वहाँ पर पानी के अंदर पाई गई है। इसी के साथ जो मैंने कहा था पत्थर के हल वहाँ पर मिले हैं, हड्डियों के ढांचे मिले हैं। तो इस तरह के कई निष्कर्ष निकालने के बाद लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि ये महाभारत कालीन द्वारका ही थी। लेकिन फिर भी तलाश जो है वो अभी भी जारी है। अभी भी कई तरह के रिसर्च होने बाकी है और कई तरह के रिसर्च भी आगे होंगे जो पुख्ता तौर पर प्रमाणित करेंगे कि हाँ ये महाभारत कालीन द्वारका ही थी। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।